सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकतवर हो, तो चाहे आमरीत का जंजाल ही क्यों ना हो, वो जमहूरियत का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम ऑब्वियसली पाकिस्तान की तो बात कर नहीं सकते, तो साउथ कोरिया की ही बात करते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था अपने पिछले एपिसोड में कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज हो गया है, लेकिन वाइल वी वर स्टिल रिपोर्टिंग ऑन इट, वो मार्शल लॉ वापस भी ले लिया गया विद इन आवर्स। काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हम नाज़रीन बताते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटों के बाद ही ये मार्शल लॉ रिवर्स हो गया। तो आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तो नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर यही है कि जनूबी कोरिया में एक बड़ा सियासी बहरान पैदा हो गया है। सदर यून सक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, लेकिन महज चंद घंटों बाद ही उसे वापस लेना पड़ा। ये एशिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत में दहाइयों का सबसे बड़ा सियासी बहरान है। सदर यून मंगल की रात को अचानक मार्शल लॉ का ऐलान उन्होंने कर दिया, जिसने पूरे जनूबी कोरिया को हैरान कर दिया था। फ़ौज ने फ़ौरन एक बड़ी डिक्री जारी कर दी और उसके तहत एहतजाज पर पाबंदी भी लगा दी गई। पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों की सरगर्मियाँ भी रोक दी गई और मीडिया को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जनूबी कोरिया की नेशनल असम्बली के 300 में से 190 मेंबरान ने पुलिस और फ़ौज का जो कॉर्डन है उसको चैलेंज किया और ये करते हुए ऐलान किया कि हम इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ ही वोट करेंगे। नाज़रीन, मार्शल लॉ लगाने वाले सदर यूं का कहना था कि अपोजिशन पार्टियां पार्लिमानी अमल को यरगमाल बना चुकी हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट धमकियों से बचने का हवाला दिया, लेकिन हैरत की बात यहाँ पे यह है कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तरफ से किसी ख़ास ख़तरे का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन पर तवज्जो मरकूज़ की, क्योंकि जब आप बराबर वाले मुल्क के ऊपर अपना सारा नेशनल सिक्योरिटी का मलबा डाल देते हैं तो उमूमन यही होता है कि वो बस एक इश्तियाल अंगेज़ी की स्टेटमेंट ही होती है, उसमें कोई सब्सटेंस यूजुअली नहीं होता। और ये वाज़ेह भी है कि मार्शल लॉ का असल मकसद सियासी ही था। सदर यून की अप्रूवल रेटिंग का रिकॉर्ड कम सतह पर वो आ गई है और करप्शन स्कैंडल भी उनके खिलाफ था। अपोजिशन के कंट्रोल वाली पार्लियामेंट के साथ और बजट की तहकीकात पर तनाज़ात ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। अब वो अपनी इस मुश्किल से निकलने के लिए आर्मी का सहारा चाहते थे। मई 2022 में इख्तिदार संभालने के बाद से हुकूमत के एहलकारों के खिलाफ 22 मैनेजमेंट मोशंस दायर किए गए थे। नाज़रीन, जो साउथ कोरिया की फ़ौज है उसने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पार्क इन सू को मार्शल लॉ कमांडर का सरबराह मुकर्रर किया। फ़ौजी जवान राइफल्स, बॉडी आर्म्स और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ नेशनल असम्बली में दाखिल हो गए, जहां असम्बली के स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ उनका मुकाबला किया। पार्लियामेंट के बाहर हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए थे और जहां पुलिस और फ़ौज के साथ मामूली झड़पें भी हुई थी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 190 अरकान ने मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ ही वोट दिया, जिनमें यून की अपनी पार्टी के 18 मेंबरान भी शामिल थे। नाज़रीन, ये हमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि चाहे इक़दाम आपकी ही सियासी लीडर ने क्यों ना हो, लेकिन साथ हमेशा असूल का देना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट यून के पार्टी के 18 मेंबरान ने दिया और उन्होंने जनूबी कोरिया को एक बहुत बड़े सियासी बहरान और एक भूचाल से बचाया है। और अगर हम गुज़िश्ता रात के वाक़यात पर नज़र डालें तो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पुरअमन तौर पर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। सियोल में मौजूद कई गैर मुल्की सफारत खानों ने अपने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की। मईशत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। वॉन जो साउथ कोरियन करेंसी है उसकी कदर 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है और स्टॉक मार्केट में भी 2% की कमी आई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी फाइनेंशियल मार्केट में ऐलान कर दिया कि अनलिमिटेड लिक्विडिटी का वो वादा कर रहे हैं और बैंक ऑफ कोरिया ने भी इस वादे को सपोर्ट किया है। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल इवेंट हो जिससे ख़तरा हो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा विक्टिम आपकी इकॉनमी ही होती है, जैसा कि कोरिया में इसका रिपल इफेक्ट एक आया, जो कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी इसको
डिटेल में जिक्र करेंगे कि उनकी मईशत को क्या इमीडिएट थ्रेट्स और आगे जाके अब उनके साथ क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, आप दोबारा सियासी हवाले से बात करते हैं कि जो अब ऑपोजिशन है साउथ कोरिया की, उन्होंने सदर यून से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो इम्पीचमेंट का सामना करेंगे, क्योंकि नाज़रीन जो जनूबी कोरिया के अगर आइन में अगर आप देखें तो उनके आइन में यह वाज़े है कि अगर पार्लियामेंट सदर के किसी इक़दाम के ख़िलाफ़ वोट आउट कर दे तो सदर को उसका जो है ऐलान वापस लेना पड़ता है, वरना उसकी इम्पीचमेंट होगी। और मजबूरन सदर यून को ये करना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको ओवरटर्न किया उनके मार्शल लॉ के इक़दाम को। नजर आता है कि पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है कि पार्लियामेंट के पास एक्चुअली ताकत होती है। और अगर किसी सही मायनों में रियासत किसी चीज़ को कह सकते हैं तो पार्लियामेंट को ही कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट को कभी एक एक्सक्यूज़ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि मार्शल लॉ नाफिज सदर यून ने किया, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने मिलकर पार्लियामेंटेरियंस बाकी के साथ रबर स्टैम्प का किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट जो है नाज़रीन उसका जो किरदार होता है उससे नुमाइंदगी करनी होती है अवामी उमंगों की। इवन दो इस वक्त जो ऑपोजिशन पार्टी है और जो गवर्नमेंट पार्टी है कोरिया में, उसमें जो फ़र्क अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स में देखें तो सिर्फ 1.5% का रहता है। तो किसी भी पार्टी के पास क्लियर मैंडेट नहीं था और सदर यून ने ऑपोजिशन का मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया था। इनफैक्ट जो उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं उनको लास्ट ईयर उनकी ही अदालत ने हयात नाअहल किया था सियासत से। बेसिकली अ वेरी इनफरादी डिसीजन ना, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि उनके सदर की नाज़रीन जब कोई भी आदमी अवामी उमंगों के बरखिलाफ काम करे, अवामी मैंडेट को एक्सेप्ट ना करे और उसके खिलाफ फैसले ले, तो ऑब्वियसली अवामी मकबूलियत में कमी तो आती है, जो कि सदर यून के साथ इस वक्त हो रहा है। और अब आगे जाके उनको तो इम्पीचमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक करना भी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, अब दोबारा बात करते हैं जनूबी कोरिया के वाले से। तो जो सदर यून के चीफ ऑफ स्टाफ थे और जो दीगर अफसरान थे उन्होंने इस्तीफ़े पेश कर दिए। हुक्मरान पार्टी के लीडर ने डिफेंस मिनिस्टर को बरतरफ करने और पूरी काबीना के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। अब आप ये देखेंगे सदर यून के अपनी पार्टी के लोगों ने यह मुतालबा किया है। बिल्कुल, और कोरिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने सियोल में एहतजाजी मुजाहरे के ऐलान भी किया है और सदर यून के इस्तीफ़े तक की हड़ताल जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। स्वीडन के वज़ीर आज़म का दौरा और अमरीका जनूबी कोरिया न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप की मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। देखा था तो चलने पड़े थे सदर यून जो है अपनी पॉलिटिकल और अपनी पावर को जो है तोल देने के लिए, लेकिन उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। और यही होना चाहिए कि नाज़रीन जब आप इलीगल मीन्स ऑफ पावर से अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश करते हैं अवाम की उमंगों के खिलाफ जाके, तो आपका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए जो इस वक्त सदर यून का हो रहा है। और ये बात आई थिंक बिल्कुल भी हैरान को नहीं होगी कि आगे जाके उनकी इम्पीचमेंट नजर आ रही है बहुत वाज़ेह तौर पे। अब तो इनएविटेबल है कि उन्हें इम्पीच होना भी चाहिए और वो होंगे भी। और नाज़रीन अगर हम इस वाक़े की बात करें तो ये हमें याद दिलाता है कि आमरीत जमहूरियत के लिए कितनी ख़तरनाक है और किसी भी मसले का हल कम जमहूरियत नहीं बल्कि मोर डेमोक्रेसी ही है। और जनूबी कोरिया की आवाम ने जिस तरह मुत्तहिद होकर कल रातों रात चंद घंटों में पार्लियामेंट के गिर्द वो जमा हुए और अपनी आज़ादी इजहार राय का उन्होंने इजहार किया, वो नाज़रीन यकीनन काबिल तारीफ़ है। और ये साबित करता है कि जब अवाम मुत्तहिद हो जाए तो आमिराना ताकतें कभी कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये वाक़या इस बात का भी सबूत है कि जब कोई हुक्मरान अपनी सियासी मुश्किलात का हल फ़ौजी ताकत के ज़रिए तलाश करता है तो वो सिर्फ अपनी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा लेता है। सदर यून को अब अपने इस गलत फ़ैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक्योल ने गुज़िश्ता रात जब ये हैरान कुन फ़ैसला किया कि मार्शल लॉ नाफिज करेंगे, वो ये फ़ैसला उनकी अपोजिशन, मीडिया और यहाँ तक कि अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी के साथ जारी कशीदगी का नतीजा था। लेकिन उन्हें सिर्फ चंद घंटों बाद ही ये ऑर्डर वापस ले लेना पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट ने, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान भी शामिल थे, इस फैसले के खिलाफ वोट किया है। नाज़रीन अब हम सदर यून की बात करें तो उन्होंने 2022 में कोरिया की तारीख के सबसे सख्त मुकाबले में सदारती इलेक्शन जीता था। ये कामयाबी उन्हें मुआशी पॉलिसी स्कैंडल्स और जिनसी मसावात के मसाइल पर अवामी नाराज़गी की वजह से मिली। मगरबी ममालिक ने उन्हें चीन और रूस जैसी आमराना ताकतों के खिलाफ जमहूरियत पसंद ममालिक की यूनिफिकेशन में अमरीका के अहम पार्टनर के तौर पर देखा। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो बैनुल अक़वामी सतह पर जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं या करते थे, मुल्क के अंदर उन पर सख्त गिर क़यादत के इल्ज़ामात लग रहे थे और अभी तक हैं। सितंबर में जब यून के सिक्योरिटी चीफ किम योंग यून को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर तैनात किया गया तो अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि तैनाती मार्शल लॉ की तैयारी का हिस्सा है। और नाज़रीन जनूबी कोरिया की डेमोक्रेसी में यून के दौर में बहुत ज़्यादा कमी आई है। वहाँ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग के
वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की मार्च में जारी रिपोर्ट के मुताबिक साबका इंतजामिया से वाबस्ता अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जिनसी मसावात पर हमले और इजहार आज़ादी राय की आज़ादी को महदूद करने की वजह से ये कमी वाज़ेह है। यूं ने तनकीद का जवाब में उसको बस फेक न्यूज़ करार दे दिया। हालिया से सुनी बात लगती है बिल्कुल, और यहाँ भी काफ़ी ये होता है, तनकीद आपके ऊपर हो, आप उसको फेक न्यूज़ बना दें। अब तो खैर आप जेल में भी डाल सकते हैं, 10 लाख का फ़ाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये किसी और मुल्क की बात हो रही है। हालिया जो मुकाबला भी हुआ था प्रेसिडेंशियल, उसमें भी कोरिया में यही हुआ था कि डेफेमेशन केसेस दायर कर दिए गए थे और मीडिया की रसाई को भी महदूद कर दिया गया था। इनके दौर में जनूबी कोरिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पोजीशन 47 से गिरकर 62 पर आ गई थी। हमारी कुछ 140 के आगे ही रहती है। हम तो किसी मुकाबले में नहीं। हाँ, ये कंपैरिजन भी खैर नहीं होना चाहिए। मौक़े पर यह भी बताना चाहिए कि इस मौक़े पर उन्होंने तनकीद को नॉर्थ कोरिया की हिमायत या एंटी स्टेट एलिमेंट से जोड़ा था। नाज़रीन, अगर अप्रैल में हुए जनरल इलेक्शन की बात करें कोरिया में, तो जो प्रेसिडेंट यून है उनकी कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेन अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया ने 300 में से 175 नेशनल असेंबली की सीट्स जीती हैं, और जो कि ये जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो उनको यून को हजम ही नहीं हो रही उसके बाद से। और कल जो उनका मार्शल लॉ का इकदाम रिवर्स किया, उसमें इस इलेक्शन के रिजल्ट ने बड़ा गहरा ताल्लुक उसका है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उसके साथ बजट और यून की अहलिया और सीनियर ऑफिशियल्स की तहकीकात पर तनाज़ात जारी हैं। नवंबर में यून पर इन्फ्लुएंस पेडलिंग के इल्ज़ाम भी लगाए गए थे और इसमें उनकी अहलिया भी मुलव्वस थी। इस स्कैंडल ने उनकी मकबूलियत को रिकॉर्ड कम सतह पर पहुंचा दिया है। यून ने लेबर यूनियंस के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। इसी तरह डॉक्टर्स की हड़ताल के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की थी, जो हुकूमत की हेल्थ केयर रिफॉर्म के मुखालफत कर रही थी। ये रिफॉर्म हर साल 2000 मेडिकल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करते हैं। अजीम मंगल को जारी किए गए मार्शल लॉ के ऑर्डर में उन डॉक्टर्स को वापस काम पर आने का हुक्म दिया गया। स्कैंडल्स और डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले पर यून का रवैया इंतहाई सख्त था कि उनके करीबी साथी और पीपल्स पावर पार्टी के मौजूदा लीडरान हांग डोंग हून के साथ भी उनके अख्तलाफात सामने आ गए। हान और पीपीपी जो कि पीपल्स पावर पार्टी है, उन्होंने यून से मार्शल लॉ का ऑर्डर वापस लेने का मुतालबा किया। ये वाक़या जनूबी कोरिया की बैनुल अक़वामी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। हैंकॉक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भी कहा कि एक ऐसे सदर के लिए जो बैनुल अक़वामी साख पर इतना ज़ोर देता था, ये ख़त्म जनूबी कोरिया को इंतहाई गैर मुस्तहकम ज़ाहिर करता है। इसका फ़ाइनेंशियल करेंसी मार्केट्स पर भी मनफी असर पड़ेगा और डिप्लोमेटिक हैसियत पर भी असर होगा। तो नाजरीन, हमें जाता है कि जब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा तो लोग भी रोडों पर निकले। अवाम के जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर निभाया और उन्होंने मार्शल लॉ को लगने से रोक दिया। फिर भी इसका इम्पैक्ट इतना सिवियर था कि अप्रूवल रेटिंग्स भी अफेक्ट हो रही हैं, इकॉनमी भी अफेक्ट हो रही है। और इस वक्त पूरे बैनुल अक़वामी जो जायज़ा है साउथ कोरिया का, वो ये है कि वहाँ डेमोक्रेसी का फुकरान है। तो ये एक काफ़ी डैमिंग स्टेटमेंट है। बिल्कुल, और 1980 के बाद पहली दफ़ा वहाँ कू अटैम्प्ट हुई और ये हमारे लिए हैरान कुन था वहाँ पे होना, और सबके लिए इनफैक्ट हैरान कुन था जब ये डेवलपमेंट सामने आई। इनफैक्ट जब हम कल शो कर रहे थे तो मैं तो हैरान था कि ये किस तरह हुआ। और शायद कई ममालिक इससे ये सीख भी सकते हैं, क्योंकि जब आपको प्रोटेस्ट का इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट अलाउ भी होनी चाहिए। और जब प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप फ्रीडम तो सबका किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल नाज़रीन, इसके हवाले से नाज़रीन हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि साउथ कोरिया का मार्शल लॉ किस तरह नाफिज भी हुआ और वापस भी हुआ। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। एब्सोल्युटली नाज़रीन, और जैसे हमने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि कभी भी कोई सियासी एतबार से अनसर्टेनिटी आए तो उसका सबसे पहला इफेक्ट इकॉनमी पे पड़ता है। बिकॉज नाज़रीन, किसी भी एक स्टेबल इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम भी हो। अब क्योंकि जनूबी कोरिया में लॉन्ग टर्म बेसिस पे ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि आगे जो सदर यून की
मवाख़ज़े की भी जो है कार्रवाई एक्सपेक्टेड है। तो आप नाज़रीन आइए नज़र डालते हैं कि मार्केट्स का और कोरियन कंपनीज़ का क्या इस पर रिएक्शन रहा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो KOSPI इंडेक्स है जो कि साउथ कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है उसकी नाज़रीन मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.4 खरब डॉलर है, वो बेसिकली उस वक्त बंद थी। लेकिन जो है उस वक्त जो कंपनीज़ हैं साउथ कोरिया की जो एसेट्स हैं जैसे सैमसंग, SK हाइनेक्स और LG एनर्जी सोल्यूशन वो डिप की, लेकिन जैसे ही मार्शल लॉ की कार्रवाई वापस ली गई तो उन्होंने वापस रिकवर किया। और जैसे मैंने आपको बताया जो साउथ कोरियन करेंसी है वॉन वो 2 साल की कम तरीन सतह पर टच की, 2% नीचे आई पर वापस रिकवर कर गई। तो और हमने बताया कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं चोई सांग मॉक, उन्होंने प्लेज किया है कि वो मार्केट के अंदर इस्तेहकाम लेके आएंगे, स्टिमुलस दे के, और भी आगे जो है वो लिक्विडिटी डाला बैंक ऑफ कोरिया ने। अब नाज़रीन बात करते हैं कि ये जो मामलात हैं ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का इससे क्या ताल्लुक़ है। नाज़रीन ये जो मार्शल लॉ की कार्रवाई का जो ऐलान था ये 1980 के बाद पहली दफ़ा था कि किसी कोरियन प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ की अटैम्प्ट का ट्राई किया, और इसकी नाज़रीन कोई एविडेंस नहीं थी जो उनके इल्ज़ामात थे अपोजिशन पे, और ना कोई इमीडिएट थ्रेट थी साउथ कोरिया को। और अब यही बात है ऑब्वियसली कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट यून जो है उनका मवाख़ज़े का आगाज़ हो चुका है और उन पर करप्शन और मिस यूज़ ऑफ पावर का है। और हमने वैसे बताया कि उनकी रेटिंग्स भी इस वक्त 20% जो कि बहुत लो हैं, और तवक्को ये की जारी है कि 2025 के इब्तिदा में ही कोरिया में स्नैप इलेक्शंस हों। तो ऑब्वियसली जब स्नैप इलेक्शंस होते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी दूर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कोरिया जैसे बड़ी मईशत की, तो उसके क्या असरात रहेंगे। और हम बात करते हैं कि नाज़रीन रिस्क यही है कि मार्केट में फर्दर वॉलेटिलिटी आएगी, और स्पेशली कोरिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर और बैटरी सप्लाई चेन की, जो कि एक्सपोर्ट रिलायंट इंडस्ट्री हैं। जैसे अमेरिका क्योंकि चाइना से जैसे उसने सेमीकंडक्टर्स पे पाबंदियां लगाई हैं तो उसको रिलाई करना पड़ेगा साउथ कोरिया पे। तो जब ये वाली सेक्टर पे असर पड़ेगा तो ऑब्वियसली अमेरिका के इस पे सेक्टर पे असर पड़ेगा। और नाज़रीन बिल्कुल LG जैसी, क्योंकि ये सारी एनर्जी सोल्यूशन कंपनीज हैं, इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कोरिया का नाज़रीन इस पर बहुत इसका गहरा एस्पेक्ट एक पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली यही बात है कि कोरिया का जो इस वक्त ये मार्केट क्राइसिस है ये ऑलरेडी जो सफरिंग मार्केट है फ्रांस और जर्मनी, हमने कल जैसे बात की थी यूरोजोन 0.8% वहाँ पे ग्रोथ है, तो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है। चाइना से वो पाबंदियों की वजह से चीज़ें ले नहीं सकते सेमीकंडक्टर्स की, तो ये इस पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और जापान पे भी। और नाज़रीन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो इकोनॉमिक एंग्जाइटी है कोरियन जो लोग हैं, जैसे जिनका कल जो रिएक्शन आया है उसमें बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये कि रीशेप कर सकता है पूरा इन्वेस्टमेंट आउटलुक ऑफ कोरिया। और यही बात है कि जो कोरियन मुबसरीन है वो कॉल टू एक्शन यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं पॉलिसी मेकर्स, जो एक सियासी हैजान है उसको कम किया जाए, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी लेके जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट यून के अंडर तमाम इदारों में जो है एक जो उनकी जो इदारों की जो बेसिकली साख्त है वो मुतासर हुई है, उसको ठीक किया जाए। क्योंकि नाज़रीन कोरिया का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल मार्केट्स में, और अगर कोरिया का मार्केट का रोल या कोरियन मार्केट डिस्टर्ब होती है तो इसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पे आएगा। और इस वक्त ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो इस तरह का सप्लाई शॉक इंटरनेशनल मार्केट्स को भी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मुतनब्बे रहने की ज़रूरत है। और नाज़रीन यही बात है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस आएंगे। गुज़िश्ता रात के वाक़या तो जो पिछले 2 सालों में कोरिया में मामला चलते जा रहे हैं, अब ये और ज़्यादा एग्रेवेट हो गया। इस पर हम आगे भी नज़र डालेंगे, लेकिन हमने आपको एक जायज़ा पेश किया कि कोरिया की मईशत पे कल रात के जो चंद घंटे से इसका आगे और कोरिया से जुड़े तमाम ममालिक को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मार्शल लॉ लगता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ डेमोक्रेसी पर नहीं इकोनॉमी पर भी होता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेसिकली 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और इनमें से जो एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है उनकी डेमोक्रेसी पर, वो है FBI। डोनाल्ड ट्रंप ने अब FBI के डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल को नामज़द कर दिया है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसने उनकी बाकी सारी नामज़दगियों के साथ साथ पूरे वाशिंगटन DC को एक कश्मकश में डाल दिया है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं, ये इंटेलिजेंस का काम कैसे संभालेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनेशन का मतलब यही है कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप के ही ओपिनियंस और व्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे, प्रोपेगेट करेंगे, जैसा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने आज तक अपने आप को जाहिर किया है।
तो बात करते हैं कैश पटेल हैं कौन। ये न्यूयॉर्कर हैं, हिंदू माइग्रेंट्स के बच्चे हैं और इन्होंने राइट विंग के अंदर, मतलब राइट विंग की तरह से आइडेंटिफाई अपने आप को करना शुरू कर दिया जब इनकी एजुकेशन शुरू हुई यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में। इन्होंने पब्लिक डिफेंडर का रोल अदा किया है फ्लोरिडा में, और इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये दोनों समझते हैं कि जो वाशिंगटन डीसी में पावर एक जगह जमा हो गई है और उसको बिल्कुल भी डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया है, ये गलत है। और इसी मद में उन्होंने इस तरह की भी बातें की हैं कि वो FBI को डिसमेंटल करेंगे, वही FBI जिनका डायरेक्टर इन्हें बनाया जा रहा है। इस वक्त भी जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही तैनात किए थे 2017 में, और अब उनकी 10 साल के टेन्योर के ख़त्म होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप उनको घर भेजना चाहते हैं और कैश पटेल को उनकी जगह लाना चाहते हैं। तो ये एक इमिग्रेंट हिंदू पेरेंट्स के बेटे हैं, तो किस तरीके से इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की बात बनी है ये काफ़ी ताज्जुब की बात है। और ये इसलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो एथनिसिटी बेस्ड और क्लास बेस्ड प्रोपेगेंडा होता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल होता है। असल में जो पॉलिटिकल आपके सेंटिमेंट्स होते हैं वो बात उसकी बात होती है कि किस तरीके से आप एक पॉलिसी में को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो पॉलिसी किसकी तरफ से आ रही है। तो बाकी लोगों ने क्या उनके बारे में कहा है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल बिल बार का कहना था कि बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड हैं कैश पटेल, और इनफैक्ट उनकी डेड बॉडी पर गुजरना पड़ेगा अगर FBI को में उनको डायरेक्टर बनाना है। क्रिस मर्फी जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि कैश पटेल की जो वाहिद क्वालिफ़िकेशन है वो ये है ट्रंप से हर बात पर अग्री करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की उसी तरीके से जलालत करते हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और लास्टली डेमोक्रेटिक सेनेटर डिक डर्बिन का कहना था कि जो करंट चेयरमैन हैं वो करंट चेयरमैन भी हैं सेनेट जुडिशरी के, उन्होंने कहा था कि कैश पटेल एक अनक्वालिफाइड लॉयलिस्ट हैं। तो जब हम ये तमाम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो हमें सोच में आता है कि यार फिर कैश पटेल ने ऐसा क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए सब इन सारे बयानात को इग्नोर करके, सारे तहफ़्फ़ुज़ात को इग्नोर करके जो उनकी अपनी पार्टी से में से भी आ रहे हैं। कैश पटेल ने एक बुक लिखी थी 2023 में जिसका नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। नाम तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लेकिन इसमें बात इन्होंने क्या की थी, इन्होंने कहा था कि डीप स्टेट क्या होता है। एक अमॉर्फस टर्म है जिसमें कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, बिग टेक के टाइकून्स भी होते हैं, और ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं होते। अब ये डीप स्टेट की डेफिनेशन इनकी काफ़ी सही है क्योंकि ये डीप स्टेट तकरीबन हर मुल्क में एग्जिस्ट करता है, आर्स इंक्लूडेड। लेकिन आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस डीप स्टेट को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग की ज़रूरत है, हाउस क्लीनिंग की ज़रूरत है, कि इसकी सफाई हो जाए, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग हों जो उनके मनपसंद लोग हों, जो इनके दिल की बातें करें, और फिर जाहिर सी बात है डीप स्टेट का ख़ात्मा हो जाएगा, वो एक नॉर्मल स्टेट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन डीप स्टेट की जो नौयत होती है, ये बात इनकी गलत नहीं है कि डीप स्टेट की नौयत को हमेशा चैलेंज करना चाहिए और क्या वो स्टेट की नुमाइंदगी कर रहा है ये सवाल उठाना चाहिए। लेकिन डीप स्टेट का सारा मकसद ही ये होता है कि अंदर के मामलात बहुत अंदर दब के रह जाएं और आवाम तक ना पहुँचें। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बुक को बहुत ज़्यादा सराहा और कहा कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसकी बेसिस पर हम वाइट हाउस में से सारे गैंगस्टर्स को हटा देंगे और गवर्नमेंट में से सारे गैंगस्टर्स को हटा देंगे। कैश पटेल का ये भी कहना था कि वही FBI जिनका इनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, उस FBI के हेडक्वार्टर्स को वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्स से तब्दील करके एक डीप स्टेट म्यूज़ियम बना देना चाहिए। तो जब हम ये तमाम बयानात देखते हैं और हम देखते हैं कि कैश पटेल और तुलसी गैबर्ट जैसे लोगों को इंटेलिजेंस का रखवाला बनाया जा रहा है, अतः वाशिंगटन DC में तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि ये लोग क्या करेंगे हमारी इंटेलिजेंस के साथ। लेकिन शायद इंटेलिजेंस की जो पूरी कम्युनिटी है उसको डेमोक्रेटाइज़ करने का शायद यही तरीका है कि इस तरीके के पागल लोगों को हम ला के उसमें डाल दें ताकि वो बाकी लोगों के पागलपन को किसी न किसी तरह मीटर कर सकें। तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कैश पटेल जब पावर में आ जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वो ऐसा क्या कारनामा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर फ़ख्र करें और अपनी चॉइस के साथ सहमत हो जाएं। लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, और 20 जनवरी के बाद की दुनिया और 20 जनवरी के बाद का अमेरिका बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप की चॉइसेस है यही लगता है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी दोबारा अगले हफ्ते इंशाल्लाह पीर वाले दिन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।